हेलो गाइस, गुड 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 मॉर्निंग। क्या हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया एकदम। चलिए तो हम आज का डिस्कशन चालू करते हैं। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी बता दो, कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपरली? सब लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? श्योर? यस। ओके गाइस, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले तो मैं कल जो डिस्कशन कर रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सबसे पहले कल पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। एक बार हम चलते हैं कल के डिस्कशन पे और देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या फाइनली डिस्कशन किया था। यस, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर डिस्कशन करके आ रहे थे और मैंने आपको एक लाइन कल बताई थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। यस, मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी लिखवाए थे कल आपको। आई थिंक यहां पे था, ये रहा, स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल हमारा यहां से डिस्कशन चालू हुआ था एंड आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है या एक कस्टमर को हम क्या पैसा चार्ज करते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कॉस्ट में सिंपल चीज है, हर तरह की कॉस्ट को चार्ज करना है। मतलब एक कस्टमर अगर आपको बोल रहा है कि साहब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट पे आपने जितना खर्च किया है वो खर्च आपको उस कस्टमर से लेना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए एक छोटी सी टैगलाइन बोली थी कि तेल तो तिल्ली में से निकलेगा। इट मीन्स व्हाट, आज अगर कंपनी कुछ भी स्पेंड कर रही है कस्टमर के लिए, चाहे वो मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, पैकिंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, एनीथिंग, that amount is required to be charged from customer, and that is very important, and that is the meaning of product cost. What is the meaning of product cost? Any amount spent on product and services. कोई भी अमाउंट जो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे खर्च किया जा रहा है उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। एनी अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। और इसके अंदर हमने पढ़े थे कुछ तो इंक्लूजन्स और कुछ एक्सक्लूजन्स, और कल हम लोगों ने इसके इंक्लूजन्स पढ़ना चालू किए थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या क्या चीजें प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज साथ में इंक्लूड होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे, रेंट साथ में इंक्लूड होते हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉब वर्क, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी। ये कुछ एग्जाम्पल थे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे जो कि हम लोग अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट लिस्ट हमको यहां पे पढ़नी है गाइज आज, और वो ये है क्या चीजें हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट से एक्सक्लूड होती है। वी हैव टू डिस्कस एक्सक्लूजन्स। किन चीजों को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, वो एक्सक्लूजन्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और इन एक्सक्लूजन में सबसे पहला नाम लिखिए आप, जिसे हाँ कस्टमर से नहीं लेती कंपनी। मतलब ऐसे कुछ खर्चे हैं जिसे कंपनी कभी अपने कस्टमर से नहीं लेती। आपने अकाउंट्स में हो सकता है उसको पेंडल में डेबिट भी किया हो, यहां हम उसे कंपनी की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि कंपनी ये पैसा अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करती। ये वो तेल नहीं है जो तिल्ली से निकाला जाए, मतलब ये वो कॉस्ट नहीं है जो कस्टमर से ली जाए। तो कौन सी है वो कॉस्ट जो कस्टमर नहीं बियर करता है? सबसे पहली कॉस्ट का नाम आप लिखिए, फर्स्ट कॉस्ट का नाम है abnormal cost. The very first cost that will not be recovered by customer is abnormal cost. कंपनी कभी भी abnormal cost अपनी कस्टमर से नहीं ले सकती। सर एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए एक कंपनी में स्ट्राइक हो जाए, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, एक महीने के लिए प्रोडक्शन बंद हो गया, एक महीने तक मशीनें, रेंट सब कंपनी को बियर करना पड़ा। क्या कंपनी जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो अपनी कॉस्ट को बढ़ा ले? मान लीजिए आज मारुति की कंपनी में स्ट्राइक हो जाए, तो मारुति बोलेगी नहीं, अब जैसे ही अब कंपनी खुली तो अब हमारी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं हम। क्यों? एक महीने तक स्ट्राइक के लॉस को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11 को जीएसटी वाले 10,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दे, तो ड्रीम 11 वाले बोलते कि नहीं, अब जो आपकी इनामी राशि है उसको हम कम करते हैं और ये पैसा हम हमारी पेनल्टी में आपसे 100 रुपए की बेट लेंगे। कस्टमर बोलेगा हम क्यों देंगे, ये गलती हमारी है कि आपकी है? आपकी मैनेजमेंट हमारा है कि आपका है? आपका है। ये पैसा कभी भी कस्टमर देने वाला नहीं है। इसके दो कारण है, एक तो ये हमेशा एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये होगा, हुआ है एक एक्सीडेंट के कारण, एक रीजन के कारण। दूसरा आपके यहां हुआ है, सबसे मेन रीजन क्यों कंपनी ये पैसा किसी से ले नहीं सकती, आपके यहां हुआ है, किसी और के यहां नहीं हुआ है। आज अगर मारुति बोल दे कि हम हमारी मारुति की स्विफ्ट या बलिनो की प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ह्युंडई बोले हमारे यहां तो स्ट्राइक नहीं हुई,
तो हम i20 की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और बलिनो और i20 कॉम्पिटिटर कार्स हैं, क्या होगा, लोग बलिनो की जगह i20 लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे बलिनो महंगी हो गई, और महंगी में कंपनी ने कुछ वैल्यूएशन नहीं किया, कंपनी के स्ट्राइक हो गई, उसके कारण बलिनो की प्राइस 50,000 रुपए बढ़ा दी। कोई कस्टमर क्यों बलिनो खरीदेगा, फिर सब आदमी i20 खरीद लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कभी भी कस्टमर अब नॉर्मल कॉस्ट का पैसा नहीं देता है। तो अगर आपके यहां फ्लड हो जाए, आपके यहां पे स्ट्राइक हो जाए, आपके यहां पे पेनल्टी लग जाए, आपके यहां पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, इस कारण हुए लॉसेस को कभी कस्टमर से नहीं लिया जा सकता, कस्टमर की प्राइस में जोड़ा नहीं जा सकता। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अबनॉर्मल कॉस्ट। अबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं होगी गाइस। लिखिए पॉइंट नंबर 2। और क्या चीज है जो कभी कस्टमर से रिकवर नहीं होगी, लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में नोट कीजिए आप, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पैसा भी कस्टमर नहीं देता है। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स का पैसा कस्टमर क्यों नहीं देता है? बड़ा बेसिक सा रीजन है। कंपनी को इनकम टैक्स लगा, चलो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एप्पल पेंसिल बनी होगी 5,000 रुपए में, और एप्पल ने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के, या 6,000 में बनी होगी, 4,000 का प्रॉफिट कमा के इसको 10,000 रुपए में मार्केट में बेचा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सर 4,000 रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया? कंपनी ने। बनी कितने में? 6,000 में। अब कंपनी बोलती कि अच्छा इस 4,000 के प्रॉफिट के कारण हमको 30% 1,200 का इनकम टैक्स लग गया, तो हम पेंसिल की कॉस्ट को बढ़ा के 6,000 से 7,200 करते हैं और प्राइस बढ़ा के 11,200 करते हैं। पेंसिल बोलेगा तुमको जो प्रॉफिट में करना है करो, लेकिन मेरी कॉस्ट मत बढ़ाओ। पेंसिल क्या बोल रही? पेंसिल की बात सुनना। पेंसिल बोल रही है कि मुझे तुमने 6,000 में बनाया ना, बोले नहीं 7,200 में बनाया। क्यों 7,200 में बनाया? क्योंकि 1,200 का इनकम टैक्स भी तेरी कॉस्ट में जोड़ते हैं। पेंसिल बोलती है 1 मिनट, तुमने 1,200 का इनकम टैक्स क्यों दिया? इस 6,000 के कारण क्यों? 4,000 के कारण। वो 4,000 मेरे हैं कि तुम्हारे हैं? पेंसिल ने कितने लगाए? पेंसिल के कितने? 6। ओनर के कितने? 4। मुझे बताओ 1,200 इस 6 के कारण लगे कि 4 के कारण लगे? तो पेंसिल बोलती मेरी कॉस्ट कैसे बढ़ा सकते हो? पेंसिल ने एक छोटी सी बात बोली, एक काम कर, मेरे को तो 6,000 में ही बेच दे, कितने में बनी ना उतने में बेच दे, उसके बाद लगे तो मेरा, तो मानना है बनाने की कॉस्ट है, लेकिन तेरे प्रॉफिट जोड़ने के कारण अगर मेरे से तू इनकम टैक्स लेगा तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है, ये तेरी कॉस्ट है। तू अपने प्रॉफिट में से भरना है यार, मेरे 6,000 में क्यों कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है? तो कंपनी अगर 4,000 का प्रॉफिट कमाती तो कंपनी बोलेगी 4,000 में से 1,200 का इनकम टैक्स हम देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट 2,800 रुपए रह जाएगा, इन पेंसिल की कॉस्ट तो 6,000 ही रहेगी। तो द पॉइंट इज कंपनी कैन नॉट चार्ज इनकम टैक्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट कॉस्ट। सर वो इनकम टैक्स का पैसा फिर अपनी जेब से भरते हैं? ऑफकोर्स वो अपने प्रॉफिट में से भरते हैं। इनकम टैक्स हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कंपनी हमेशा प्रॉफिट में से इनकम टैक्स पे करती, कभी भी कस्टमर को कॉस्ट बढ़ा के नहीं लेती इनकम टैक्स के कारण। आज आपने कभी सुना होगा कि जीएसटी के रेट बढ़ गए तो हम बोलते चीजें महंगी हो जाएगी। जीएसटी सरकार ने कम कर दिया, चीजें सस्ती हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी कम कर दी, चीजें सस्ती हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, चीजें महंगी हो जाएगी। कभी आपने नहीं सुना होगा इनकम टैक्स के रेट बढ़ गए इसलिए चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स चीजों के ऊपर लगता ही नहीं है। इट मींस इनकम टैक्स विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। हम कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जब इंक्लूड करेंगे तब हम हमेशा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को इग्नोर करेंगे। वी विल नेवर कंसिडर इनकम टैक्स इन द कॉस्ट एलिमेंट। हम उसे कभी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानेंगे ही नहीं। यह है पॉइंट नंबर 2। लिखिए पॉइंट नंबर 3। पहला हो गया अबनॉर्मल कॉस्ट, दूसरा हो गया इनकम टैक्स, तीसरा पॉइंट लिखिए आप। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड। और बताता हूं मैं आपको, इसके बाद आप लिखिए राइट ऑफ्स, जैसे गुडविल राइट ऑफ और बेड डेट्स और प्रोविजंस। अबनॉर्मल कॉस्ट, इनकम टैक्स, डिविडेंड, गुडविल राइट ऑफ, बेड डेट्स, प्रोविजंस, ये सब चीजें एक्सक्लूजन में आएगी हमारे। और ये सब एक्सक्लूजन में क्यों आएगा, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि आप इन सारे खर्चों को देखो। पहली बात डिविडेंड, कॉस्ट कैसे हो सकता है? ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपने जो प्रॉफिट लिया उसको बांट रहे हो, तो ये कॉस्ट कैसे हो सकती है? जेब से कुछ जा थोड़ी रहा है। आपने जो कमाया है वो आप बंटवारा कर रहे हो, तो ये कॉस्ट का है, जेब से लगा थोड़ी कुछ।
गुडविल राइट ऑफ सिर्फ एक बुकिश एंट्री है, इसमें आपकी जेब से अल्टीमेटली कुछ गया नहीं। आपने पहले अपने आप को बड़ा बना के गुडविल क्रिएट कर ली और बाद में आप 5 साल में उसी गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो। तो आपने खुद की गुडविल पहले बनाई और फिर उसी गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का है। जेब से कुछ गया क्या? कुछ भी नहीं गया। बैड डेट्स कस्टमर क्यों देगा? आप मुझे बताओ, मैं आपको बोल दूं कि बेटा आपकी बोथ ग्रुप की इंटर की फीस हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो आप बोलोगे क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि पिछली बार वाले कुछ बच्चों ने पैसे नहीं दिए फीस के। आप बोलोगे हमारी क्या गलती, उनसे लो। प्रैक्टिकली सोच के बताना, कोई भी कस्टमर आपको प्रोडक्ट का पैसा देगा, आपकी की गई गलतियों का पैसा थोड़ी देगा। बैड डेट आपकी गलती है ना, तेरे को शक्ल पे लिखा था तेरे पिछले वाले कस्टमर की चोर है, तूने उसको कैसे उधार माल दे दिया? तूने उधार माल दे दिया तो गलती मेरी की तेरी? तेरी तो तू भुगतेगा तेरे प्रॉफिट से। हम इस पैसे को हमारी कॉस्ट कैसे मान ले? हमें क्या मिल रहा है उसके बदले में? What is the value addition made by you in for our product in that particular cost? क्या आपने कुछ कॉस्ट में वैल्यू एडिशन किया है क्या? नहीं ना। बैड डेट कभी इंक्लूड नहीं होता है। फाइनली प्रोविजंस भी इसलिए इंक्लूड नहीं होते क्योंकि फ्यूचर में हो रही कॉस्ट के लिए आप आज प्रोविजन बना रहे हो। इसमें अभी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या लगा है? आपको लगता है 2 साल बाद मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी, उसका मैं आज प्रोविजन बना लूं, तो ये कस्टमर उस 2 साल बाद की लाइबिलिटी का पैसा वो क्यों देगा? वो बोलेगा 2 साल बाद आने वाली लाइबिलिटी का पैसा मैं क्यों दूं? तो इसीलिए प्रोविजंस भी कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन जरूर इंक्लूड होता है। आप इसमें ध्यान रखना, हम डेप्रिसिएशन को काउंट जरूर करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअली फ्यूचर कॉस्ट नहीं, आज की ही कॉस्ट है। आज अगर मान लो प्रोजेक्टर चल रहा है तो ये प्रोजेक्टर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसका पैसा मुझे आपसे लेना बनता है। अगर आज ये कैमरा सिस्टम चल रहा है तो ये एसी चल रहा है तो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका पैसा आप देंगे क्योंकि आप ही यूज कर रहे हो। तो एसेट्स के डेप्रिसिएशन को तो हम हमेशा कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो चीज तो यूज हो रही है कस्टमर के द्वारा। लेकिन 2 साल बाद की कोई फ्यूचर रिजर्व को मैं आज क्यों भरूं? कि आप अपनी सेफ्टी के लिए फ्यूचर रिजर्व बना रहे हो, इसका पैसा कस्टमर आपको देने वाला नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डेप्रिसिएशन भी हमारी एक्सक्लूजन्स की लिस्ट में आता है। सॉरी, प्रोविजंस भी एक्सक्लूजन की लिस्ट में आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन इंक्लूजन्स की लिस्ट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये क्या है? GST on purchase of raw material on which ITC has been claimed. अगर आपने कोई भी रॉ मटेरियल की परचेज की है, उस पे लगा GST आपको कॉस्ट में नहीं जोड़ना है अगर उसकी ITC आपको मिल जाती है। What do you mean by ITC, sir? ITC is basically rebate, और इस ITC का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये है ITC का फुल फॉर्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिबेट, सर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रिबेट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ITC? ये क्या है? अब हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सर हम लोगों ने 11वीं 12वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है जीएसटी के बारे में, पर सर अभी भी हमको कच्चा पक्का ही आता है, बहुत अच्छे से नहीं आता है। रिबेट क्या होती है, आईटीसी क्या होती है? एक बार आप लोगों से पूछता हूं मैं, आप लोगों ने पढ़ा है आईटीसी रिबेट? कभी नाम सुना है यार? आईटीसी वर्ड तो सुना होगा कहीं ना कहीं। जीएसटी क्रेडिट सुना होगा। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट बीकॉम में पढ़ा है? कहां पढ़ा है? थोड़ा सा देखा था, क्या पता है? कोई बिजनेसमैन होता है, वेरी गुड। क्रेडिट मिल जाती, क्रेडिट मिल जाती मतलब रिटर्न हो जाती है, रिफंड हो जाता है। एक तरह से आप बोल रहे हो भरा हुआ टैक्स वापस मिल जाता है। कैसे मिलता है वापस? सरकार आपको अकाउंट में डाल देती है, पोर्टल पे दिख जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है। और एनी अदर आइडिया? कुछ आइडिया? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अपन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं गाइस, मजा आएगा इसको सुनना। मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं, वेरी इजी, आई कुड टेक माई एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए एक आईपैड खरीदा है। मान लो आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने एक आईपैड खरीदा, अब वो नोट्स भी खरीदे, आईपैड भी खरीदा, वॉट एवर सर्विसेज और गुड्स आई एम बाइंग टू टीच, है ना? पेंसिल, आईपैड, कैमरा, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, एसी, नोट्स, एवरी वॉट एवर इज द कॉस्ट आई एम इनकरिंग टू टीच यू गाइस, है ना? इंटरनेट, ओके, रेंट फॉर द प्रीमाइसेस इफ आई एम पेइंग द रेंट, ये सब वो है जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए खर्चे किए होंगे।
इनमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं हम कि सर मैंने इस क्लास को पढ़ाने के लिए आईपैड खरीदा, द कॉस्ट ऑफ आईपैड इज 90,000 और उस पर जीएसटी लगाए, निकाला 90,000 का 18%। कितना होता है गाइस? 90,000 का 18%, 18 9 जा, आई थिंक इट इज 1,62,000, 16,200। और ऐसे करके आईपैड मुझे 1,06,200 का पड़ा है। जो बिल बना ना, वो बिल बना 1,06,200 का, उसमें 90,000 रुपए का तो प्राइस ऑफ द आईपैड है और 16,200 रुपए का जीएसटी है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग दिस आईपैड टू टीच एंड आई एम सेलिंग दिस सर्विसेज। मान लो इस आईपैड को पढ़ा के मैंने 4 लाख रुपए की सर्विसेज बांटी है आगे, मतलब 4 लाख रुपए की सर्विसेज मैंने इसको पढ़ा यूज करके दी है। कितनी सर्विसेज दे रहा हूं? 4 लाख। एक काम करो, इस 4 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी मांगेगी, निकालो 4 लाख का 18% कितना होता है? 4 लाख 18%, 18 18 इंटू 4 72,000 का जीएसटी है। मतलब मैं आप लोगों से टोटल फीस कितनी लूंगा? 4,72,000। जैसे अभी आप नाटा एकेडमी में जो भी बोथ ग्रुप की फीस भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल 60,000 भरेंगे, 60,000 अप्रोक्सीमेटली जो भी अमाउंट है, 60,000 में 18% जीएसटी शामिल है। मतलब 18 6 जा, कितना होता है 18 6 जा? 18 इंटू 6, 18 6 जा टेबल में नहीं आता है अपने को, 18 6 मेरे को तो नहीं आता, आपको नहीं आता, 108, 10,800 रुपए का जीएसटी आपकी फीस पे नाटा भरने वाली है। मतलब नाटा की जेब में 50,000 रुपए आएंगे। अगर आप 60,000 की फीस भर रहे हो तो नाटा की जेब में कितने रुपए आएंगे? 50,000। 10,800 रुपए का जीएसटी नाटा को देना पड़ेगा। तो आप अगर 60,000 हमें भर रहे हैं तो सिर्फ 50 हमारी फीस है और 10,800 जीएसटी। वैसे ही अगर मान लो ओवरऑल मुझे 4 लाख रुपए की फीस मिलती है तो 4 लाख रुपए में 18% जीएसटी जोड़ दो, कितने रुपए निकल के आता है? 4,72,000 रुपीज जो है वो जीएसटी की फीस निकल के, मतलब टोटल फीस निकल के आती है। इसमें 72,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को जाना है और 4 लाख रुपए की फीस मुझे मिलनी है। अब मेरी बात सुनना, मैं सरकार को एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि मुझे बताओ ये 4 लाख में मेरा पूरा प्रॉफिट होगा कि इसमें मैंने खर्चे भी किए होंगे? क्या क्या किए होंगे खर्चे? आईपैड, कैमरा, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नोट्स, सब खर्चा हुआ होगा, रेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिसेप्शन, सैलरी, सब हुआ होगा। एक आईपैड भी हुआ होगा। आईपैड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। मतलब सर ये आईपैड की कॉस्ट इस 4 लाख में शामिल है। अब मैं आईपैड पे 18% भर के आ चुका हूं और आपने 4 लाख रुपए पे 18% वापस मांग लिया। मतलब आप मुझे बताओ, आपने उस आईपैड के ऊपर 2 बार टैक्स ले लिया कि नहीं ले लिया? 2 बार टैक्स मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? मैं मांग रहा हूं क्यों? क्यों लग रहा है 2 बार? क्योंकि सर अल्टीमेटली आईपैड कॉस्ट होगा कि नहीं होगा मेरे लिए? होगा। ये आईपैड की कॉस्ट मैंने किससे ली होगी? अपने कस्टमर से। अब कस्टमर को जो प्राइस चार्ज कर रहा हूं उसमें आईपैड के 90,000 रुपए जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े। बताओ इस 4 लाख रुपए पे 18% लग रहा है और 90,000 पे 18% ऑलरेडी लग चुका है, मतलब उस 90,000 के ऊपर 2 बार टैक्स लग गया कि नहीं लग गया? दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन एंड दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। टैक्सेशन कभी भी डबल नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही चीज के ऊपर आप सरकार को 2 बार टैक्स नहीं दोगे। तो सरकार बोलती है क्या करें? सरकार बोलती है एक काम करो, तुमको कितना टैक्स भरने को आ रहा है? 72। कितना भरने को आ रहा है? और तुम कितना भर चुके हो? नेट अमाउंट ही भरो। मतलब सरकार हमको बोलती है कि तुमको कितना टैक्स भरने को आ रहा है? सर मेरी फीस पे 72,000 का टैक्स हमें सरकार को लेना आ रहा है, पर इसमें डबल टैक्स हो जाएगा क्योंकि देखा जाए तो इसमें आप आईपैड के ऊपर 16,200 का टैक्स ऑलरेडी हमें, तो उतने का आप रिबेट लेके हमें नेट अमाउंट ही भरो। वो आएगा हाउ मच? 55,800। ये तो समझ में आ गया। अब मजेदार चीज समझो, मेरी पॉकेट को देखना, क्योंकि मुझे इस चीज को समझाना है कि 16,200 का क्या हुआ। मेरी पॉकेट देखेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोशिश कीजिएगा कि ये मेरी पॉकेट है दोनों साइड की, ठीक है? देखेगा, मैंने आईपैड खरीदने पे 16,200 दे दिए, इस पॉकेट से 16,200 चले गए। क्या हो गया इस पॉकेट में? माइनस 16,200 गए। इस पॉकेट में आपकी फीस में आपने मुझे 72,000 दिए, ये मेरी जेब में आए और ये मेरी जेब में गए। अब सरकार बोलती ये 72 हमारे हैं, दे। ये 72 टैक्स के नाम पे लिए ना, तो हमें दे। मैं बोलता हूं इस 16,200 का क्या होगा जो चले गए इसका? सरकार बोलती है एक काम कर, इस 72 में से
16,200 निकाल के इधर रख दे और बचे हुए हमको दे दे। अब बताओ इस टैक्स से क्या हुआ, इधर से कितने गए 55,800, इधर थे भी कितने 72 में से मैंने क्या किया पहले बताओ, 72 में से मैंने क्या किया पहले बताओ, 16,200 इधर से निकाल के पहले, ये तो मेरे, ये मेरे, इसको हाथ में डालना। आपके कितने बचे 55, ये सरकार को दे दिए। इस वाली पॉकेट में बताओ क्या हुआ, इस वाली पॉकेट में बताओ क्या हुआ, इधर वाली पॉकेट में क्या हुआ, कितना कितना बैलेंस, नहीं जीरो, क्योंकि मैं 16,200 माइनस में दे चुका था और 16,200 मैंने वापस रख लिए। मतलब मेरी जेब से ये टैक्स जो गया था वो वापस आ गया। मतलब अल्टीमेटली टैक्स का पैसा मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा। मतलब ये आईपैड मुझे 1,06,200 का नहीं पड़ा, ये आईपैड मुझे 90,000 का ही पड़ा। मतलब आईपैड पे भरा हुआ टैक्स मैंने आप लोगों से ले लिया। नहीं समझ में आया? आपने जो मुझे 72,000 का टैक्स भरा उसमें मैंने आईपैड पे भरे हुए टैक्स को अपनी जेब में रख लिया और गवर्नमेंट को नेट नेट सिर्फ 72,000 में से 55,800 पे किए, 16,200 जो इस आईपैड पे टैक्स लगा था वो मैंने आप लोगों से ले लिया। तो बताओ मुझे आईपैड कितने का पड़ा, 1,06,200 का कि 90,000 का? इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दो सर आईपैड 4 दिन के लिए हमको तो हमने भी इसमें शेयर किया है, हमने भी फीस दिए तो हमारा भी आईपैड है, पार्टनरशिप है अपनी, 20% हमारा आईपैड है, 90,000 आपने दिए, 16,200 हमने दिए। अल्टीमेटली आप नहीं भी देते तो मुझे तो ये आईपैड खरीदना ही था। दूसरी बात, आपसे जो पैसा आया वो अगर मैं इस आईपैड में नहीं लगाता तो मुझे सरकार को देना था, आपको तो 72 लगने थे। सर नुकसान आपका हुआ कि सरकार का हुआ? समझो, आप सरकार को पैसे कम मिले कि आपको पैसे को ज्यादा लगे? आपको तो उतने ही लगे ना। अरे मुझे बता, मैं आईपैड के बिना भी पढ़ा था तो सरकार तुमसे तो कितने लेती, 4 लाख पे 18% की रेट से 72 लेती, पर फिर आईपैड नहीं खरीदा होता तो सरकार को पूरे मुझे कितने देने पड़ते, 72। पर मैंने आईपैड पे ऑलरेडी 16,800 दे दिए, तो अब मुझे सरकार को कितने देने हैं 55,800, 16,200 देते सरकार को कितने देने 55,800। मतलब आपसे तो मैं 72 लूंगा ही, उस 72 को सरकार को देने से पहले ये देख लूंगा कि मैंने जो जो P&L में खर्चे किए हैं उन पे कितना कितना जीएसटी ऑलरेडी दे चुका हूं, वो मैं अपनी जेब में रख के बचा हुआ पैसे सरकार को दूंगा। ये रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्स जैसा हो गया कि आपने कोई टैक्स दिया और वो टैक्स आपने कस्टमर से वापस सरकार को चुकाते समय वो टैक्स अपनी जेब में रख लिया, ये बोल के कि खर्चा तो मैं पहले ही ऑलरेडी दे चुका हूं। इसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट इसलिए दी जाती है ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। रिबेट इसलिए दी जाती है ताकि एक आदमी सेम आइटम के ऊपर 2 बार टैक्स ना दे दे, क्योंकि कोई चीज अगर आपकी परचेज है तो वो चीज आपकी सेल में भी जुड़ी होगी, और जब आप परचेज पे टैक्स दे चुके हैं और सेल पे टैक्स दोगे तो एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स लग जाए। जो चीज रॉ मटेरियल है वही फिनिश बनेगी। जब आप रॉ मटेरियल पे टैक्स दे चुके हो और फिनिश में भी 18 दोगे तो दोनों पे 18 दे दोगे, 36 हो जाएगा ना। तो इसलिए बोलते हैं अगर तू फिनिश पे 18 दे रहा है तो रॉ मटेरियल पे दिया हुआ 18 तो हमसे वापस ले ले, क्योंकि डबल नहीं देगा। तो यहां दे रहा है तो वहां वापस ले ले। तो इसीलिए आईपैड पे जब आपने 16,200 दे दिए और आपने आगे जाके 72,000 का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, सरकार आपसे 72 पूरा नहीं मांगेगी। सरकार बोलेगी 72 में 16,200 तो तू ऑलरेडी दे चुका है, अब तू बचे हुए 55,800 दे। मतलब मेरी जेब से गया हुआ टैक्स मेरी जेब में वापस आ गया। इसका मतलब कॉस्टिंग के एंगल से मैं बोल सकता हूं कि मेरी जेब से पैसा गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि गया हुआ पैसा वापस आ गया, और जो चीज गई हुई वापस आ जाए। अरे मुझे बताओ, आपने 200 रुपए का रिचार्ज कराया और पेटीएम ने आपको 50 रुपए से का कैशबैक दे दिया वॉलेट के अंदर, तो आप बताओ आपको रिचार्ज 200 का पड़ा कि 150 का पड़ा? 150 का पड़ा ना। क्रेडिट कार्ड से आपने 2,000 रुपया खर्चा किया और क्रेडिट कार्ड वाले ने 200 रुपए आपको कैशबैक दे दिया, तो आपको बताओ खर्चा 2,000 हुआ कि 1,800 हुआ? वैसे 1,06,200 रुपए के आईपैड में से मुझे 16,200 का कैशबैक मिल गया, तो बताओ आईपैड मुझे 1,06,200 का पड़ा कि 90,000 का पड़ा? 90,000 का पड़ा। और इसीलिए मैं परचेज पे लगे हुए टैक्स को, जिसपे सरकार मुझे क्रेडिट दे देती है, उसे मैं कभी कॉस्ट नहीं मानता। आप खुद मुझे बता दो ये आईपैड मुझे 90,000 का पड़ा कि 1,06,200 का पड़ा? सेम मैंने क्रेडिट फोन पे भी ले रखी है, क्योंकि ये भी मेरा बिजनेस यूज का आइटम है। घड़ी पे नहीं ले रखी क्योंकि ये पर्सनल एक्सेसरी है, लेकिन ये मेरा बिजनेस यूज है। आईपैड, फोन, लैपटॉप इज ऑफ बिजनेस यूज। सो माय, क्या हो गया? अच्छा ठीक है। my phone will not cost 80 or 90,000. my phone will cost 80,000 divided by 118। मान लो इस फोन को कैलकुलेट करते चलो, 80,000 का फोन है, 80,000 पे 18% जीएसटी हटाओ,
आईफोन 16 कितने का आता है अभी? ये तो 15 है। 16 कितने का आता है? 16 कितने का आता है अभी? 16 प्रो कितने का आ रहा है? कुछ आइडिया किसी को? आईफोन 16 प्रो कितने का आता है? 80,000 का मान लेते हैं, मोटा मोटा 80-90,000 का आता है। 1 लाख का आता है। चलो कोई बात नहीं, आपने अभी कैलकुलेट किया क्या? 14,000। मतलब अगर मैं 80,000 का फोन लेने जाऊंगा तो मुझे 14,000 रुपए की तो सीधे सीधे जीएसटी रिबेट मिल जाएगी। प्लस में एचडीएफसी और कोटक का क्रेडिट कार्ड लगा दूंगा तो 4,000 रुपए में वहां कम हो जाएंगे। तो 80,000 में से 4,000 तो उधर चलेगा और 14,000 रुपए क्रेडिट मिल गई। मतलब अल्टीमेटली मुझे फोन 18,000 रुपए कम में मिलेगा। 80,000 की जगह मुझे फोन 62,000 का पड़ेगा। 80,000 का फोन मैं अपने बिजनेस के लिए खरीदूं तो इट विल कॉस्ट में 62,000 रुपीज। 14,000 का तो जीएसटी मुझे वापस आ जाएगा और 4,000 रुपए का मैं एचडीएफसी का कैशबैक और ले लूंगा। सो इट कॉस्ट मी 62,000 रुपीज फोन, जो आपको 80 का मिलेगा या 76 का मिलेगा। अगर आप भी एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड जुगाड़ के 4,000 का डिस्काउंट ले भी लेंगे तो भी आपको 76 का मिलेगा। मेरे को 62 का पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर मी टू बाय न्यू फोन। आई नेवर बाय सेकेंड हैंड फोन्स। आई नेवर बॉट एनी सेकेंड हैंड लैपटॉप्स। द रीजन इज जितना सेकेंड हैंड का डिस्काउंट मिलता है उतना तो मुझे जीएसटी की रिबेट मिल जाती है। तो मैं सेकेंड हैंड क्यों खरीदूं? आज मैं 3-4 महीने चला हुआ फोन खरीदूंगा तो 80,000 का फोन मुझे 60,000 में मिलेगा। इससे बेटर मैं नया खरीद लूं और जीएसटी की रिबेट ले लूं। हाँ, पर सर ऐसे अपन धंधा नहीं खोल सकते कि बैठ के 18 फोन ले लिए, 20 फोन ले लिए। एक आइसक्रीम वाले बंदे को लगा कि तो धंधा बन गया। मैं एक काम करता हूं, 80,000 के फोन को 62,000 में खरीदता हूं, कोई भी मेरे से हंसते खेलते 65,000 में ले लेगा, तो मेरे को फिर भी 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सरकार को उसने बेवकूफ बनाने के लिए बार बार फोन खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे। 18 आईफोन खरीद लिए भाई ने। सर जीएसटी वालों का नोटिस पहुंच गया कि 18 आईफोन तेरे को बिजनेस में काय के लिए चाहिए? साल का एक फोन आदमी बदल सकता है, माना 2 बदल सकता है कि चलो एक सैमसंग, एक एंड्रॉइड, एक एप्पल चाहिए, या 2 सिम रखनी है, या 2 फोन चाहिए, माना। 18 फोन आइसक्रीम की दुकान वाले को काय के लिए चाहिए? हर आइसक्रीम की दुकान वाले को फोन तो नहीं दे रखा होगा ना कि भाई तू कॉल लगा, तेरा काम तो आइसक्रीम बेचने का है, तो कॉलिंग क्यों? हाँ, नाटा ने खरीद रखे हैं 18 फोन्स, नॉट आईफोन्स, रेगुलर एंड्रॉइड फोन, टेलीकॉलर्स के लिए, स्टाफ के लिए, टेस्ट कॉपी चेकर्स के लिए। तो उन सबकी क्रेडिट लिए क्योंकि वो लीगल भी है और बिजनेस यूज दिखता है कि इतनी बड़ी एकेडमी में 18-20 लोगों को फोन तो आप आराम से देके रखोगे। लेकिन जो अपन जाते हैं कई बार स्टोर्स में, तो सेल्स गर्ल के पास में वो आईपैड्स और टैबलेट्स रहते हैं, वो सब कंपनी बिजनेस के नाम पे खरीदती है, उन सबकी क्रेडिट मिलती है। मतलब उनको आपसे सस्ता पड़ेगा। आप अगर अनरजिस्टर्ड बंदे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, तो आपको आईफोन 80 का पड़ेगा, मुझे आईफोन 63-64 का पड़ेगा। इतना बड़ा डिफरेंस आता है ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी क्रेडिट। सरकार बिजनेस यूज में खरीदे गए सामान की जीएसटी वापस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ रिबेट। इन द फॉर्म ऑफ रिबेट मींस दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर पेमेंट ऑफ टैक्स। आगे जो टैक्स भरना है उसे पुराना वाला वापस कर देंगे। सर हमको भी मिल जाएगी क्या? अरे मैं बोलता हूं हमको 16,200 की सरकार क्रेडिट दे भी दे, तुम यूज कहां करोगे? तुम पे आगे जीएसटी लग रहा है क्या? बताओ, यहां जीएसटी है तुम्हारे ऊपर? चलो तुम मुझे बताओ, तुम चलो यहाँ पे कोचिंग की फीस भर रहे हो 18%, तुम बोल रहे हो सर हमने ना 60,000 रुपए फीस भरी, उसमें 10,000 का जीएसटी भरा है, ये 10,000 हमें वापस हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मेरे को उसका रीजन जानना है। क्योंकि पहली बात तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, चलो रजिस्टर हो भी गए, डबल टैक्सेशन नहीं है। सर आगे मैं उसको यूज कहां करूंगा? कैश रिफंड नहीं हो रहा है, वॉलेट में दे रहे हैं जीएसटी वाले कि तुम जब पे करने जाओ तो इसको यूज कर लेना। तो आप क्या उसको बैंक में रिफंड ले सकते हो? नहीं। मतलब वो पैसा आप आगे टैक्स भरने में यूज कर सकते हो, बैंक में रिफंड नहीं ले सकते, इसलिए उसे हम रिबेट बोल रहे हैं, रिफंड वर्ड यूज नहीं कर रहे। रिफंड कब होता है? जब बैंक में आता है। मान लो मिंत्रा से आपने कोई चीज खरीदी, मिंत्रा वाला बोलता हम वॉलेट में ही वापस करेंगे, तो पैसा बैंक में नहीं ले सकते हो, पैसा कहां जाएगा? आपके मिंत्रा के वॉलेट में। उसको आगे शॉपिंग करने में यूज कर सकते हो, लेकिन शॉपिंग करोगे तभी काम आएगा, शॉपिंग नहीं करोगे तो पड़ा पड़ा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। बताओ ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? तो ये कहलाता है जीएसटी रिबेट। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आईटीसी या रिबेट मिलती है तो आपको रॉ मटेरियल पे परचेज किए गए जीएसटी को कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है। सर फिर मुझे एक चीज बताओ, ये कस्टम ड्यूटी क्यों जोड़ी यहां पे, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों जोड़ी इधर? क्योंकि आपको बता दूं सरकार इंपोर्ट के ऊपर कभी भी रिबेट नहीं देती है। मतलब जिस टैक्स की रिबेट नहीं मिलती वो चीज आपको वापस नहीं मिलेगी। आज आप लोगों के लिए आईपैड 1,06,200 का पड़ता, आपको सरकार रिबेट नहीं देती, तो आप क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर आईपैड फॉर यू? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आईपैड फॉर यू? 90,000 की 1,06,200। मेरे लिए कितनी? फर्क क्यों है? क्योंकि आपको रिबेट मिली, हमको रिबेट
मतलब अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि आईटीसी नहीं मिलेगी इस चीज के ऊपर, तो फिर उस चीज को फिर आपको पूरे को कॉस्ट मानना है, फिर जीएसटी वाले अमाउंट को हटाना नहीं है। 100 प्लस 18 118 कॉस्ट बनेगा, और अगर आईटीसी मिल रहा है तो 100 ही कॉस्ट बनेगा, क्योंकि 18 की आईटीसी मिल जाएगी। तो ये चीज क्या ध्यान रखोगे, एक लाइन में बोलू क्या ध्यान रखना, सुनना। अगर किसी भी रॉ मटेरियल पे भरे हुए जीएसटी की आईटीसी अलाउड है तो उसे कॉस्ट मत मानना, और आईटीसी अलाउड नहीं है तो उसे कॉस्ट मानना। वापस क्या बोल रहा हूं, टैक्स की आईटीसी, वापस मैं जो बोल रहा हूं रिपीट करो, टैक्स की रिबेट अगर मिल रही है तो उसे कॉस्ट मत मानना, और अगर टैक्स की रिबेट नहीं मिल रही है तो उसे कॉस्ट मानना। उल्टा है, मिल रही है तो नहीं मानना है, नहीं मिल रही है तो मानना है। समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिकली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम सर 11-12 से सोचते हुए आ रहे थे पर क्लैरिटी नहीं थी, अब बताओ क्लैरिटी आ गई कि नहीं आ गई। मतलब हम ऐसे पीएनएल को देखो, इधर 100 रुपए की सेल करी, 18 रुपए का जीएसटी लिया, इधर सारे खर्चों पे 10 रुपए का जीएसटी दिया, तो हम सरकार को अब 8 रुपए ही और पे करेंगे। पेंडल को इमेजिन करो, लिया कितना कस्टमर से 18, और इन सारे खर्चों पे 10 रुपए का जीएसटी दिया, तो हम सरकार को बोलेंगे 10 तो हम दे चुके हैं, 18 में से 10 हम रखेंगे और 8 तुझे और देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे इमेजिन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज क्लियर एक बार में आ जाएगी कि हाँ भैया क्यों जीएसटी की रिबेट को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, इंपोर्ट ड्यूटी को क्यों मानते हैं, क्योंकि कस्टम्स की रिबेट नहीं मिलती। आज मुझे बताओ, अगर सरकार आपको इंपोर्ट ड्यूटी की रिबेट दे दे, जस्ट इमेजिन, अगर सरकार आपको इंपोर्ट ड्यूटी की रिबेट दे दे तो इंपोर्टेड सामान सारा सस्ता हो जाएगा, फिर ये जो कस्टम जो ट्रंप लड़ रहा है वो सब खत्म। अगर चाइना के ऊपर लगाई हुई 125% कस्टम ड्यूटी अगर अमेरिका आपको वापस रिफंड कर दे, तो सामान चाइना का जो इंपोर्ट होगा यूएस में वो महंगा होगा ही नहीं। 100 के ऊपर 125% ड्यूटी लगा के आपका पर्पस 225 का करना, अगर आपने 125 वापस रिफंड कर दिया तो सामान तो 100 का ही रह जाएगा ना। तो भैया इंपोर्ट पे पूरी दुनिया में कोई भी रिबेट नहीं देता है, तभी तो टैरिफ लगाए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी लगाने के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो रेवेन्यू होता है, आपको पता है रेवेन्यू से बड़ा उद्देश्य क्या होता है, बाहर से आ रहा है सामान महंगा होना चाहिए ताकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ उसको कंपटीशन मिले। अगर चाइना से सामान पे हम इंपोर्ट ड्यूटी हटा देना, हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, एक फैक्ट्री जिंदा नहीं बचेगी इंडिया में अगर हम चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे तो। क्यों? क्योंकि चाइनीज कॉस्ट हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से आधी है। उसका कारण है दे आर वर्किंग ऑन ए स्केल, उनका वॉल्यूम हमसे 4 गुना है, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग इन ईच एंड एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड, ग्लोबली दे आर एक्सपोर्टिंग एवरीवेयर, इंडिया इज नॉट एक्सपोर्टिंग एवरीवेयर। सो चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, फिर हमारी इंडस्ट्रीज कैसे कॉम्पीट कर पा रही चाइना के साथ, बिकॉज ऑफ हाई कस्टम ड्यूटीज। 30-30, 40-40, 50-50, 100% की ड्यूटी लगाने के कारण सामान चाइना और इंडिया का बराबर प्राइस का आ रहा है, अदरवाइज चाइना का सामान इतना सस्ता हो जाएगा। आज ही मोदी जी का कल ही स्टेटमेंट था कि आप बाहर के गुड्स खरीदना बंद करें, अदरवाइज इंडिया में ग्रोथ नहीं होगी। इंडिया में ग्रो करना है तो आपको फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद करना पड़ेगा। पर चाइना हमारे इतने अंदर तक घुसा हुआ है ना कि आपको जो चीजें मेन इन इंडिया भी दिखती है ना, वो नकली दिखती है। क्यों? वो असेंबल्ड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया नहीं है। लोग बोलते हैं आईफोन इंडिया में बनने लगे, इंडिया में बन नहीं रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। आउडी और रेंज रोवर और ये कारें इंडिया में बन नहीं रही है, असेंबल हो रही है। फर्क समझते हो असेंबलिंग और बनाने में? सब चीजें बाहर से आएगी, हम सिर्फ जोड़ेंगे। आईफोन इंडिया में बन नहीं रहा है क्योंकि उसका स्क्रीन, उसकी चिप, उसकी बैटरी सब चाइना और ताइवान से आ रही है, हम सिर्फ जोड़ रहे हैं। मतलब मेन काम तो वही कर रहे हैं, सब हम वो कर रहे हैं, हम सिर्फ मिलाने का काम कर रहे हैं उसको। तो आज भी देखा जाए तो इंडिया इज स्ट्रगलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। द रीजन इज हमारे पास सुपर चिप्स बनाने की आज भी फैक्ट्रीज नहीं है। आज मुझे सेमीकंडक्टर चिप्स आपको चाइना और ताइवान से लानी पड़ेगी। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट सेमीकंडक्टर का चाइना और ताइवान में ही है। दूसरा, बैटरीज ऑलमोस्ट सारी चाइना और आसपास, क्योंकि लिथियम आयन के हमारे पास में बहुत रिजर्व्स नहीं है, तो हमको लिथियम आयन अल्टीमेटली कहां से इंपोर्ट करना पड़ता है? चाइना, ताइवान और इन गल्फ कंट्री से जहां लिथियम आयन की बड़ी बड़ी माइंस है। वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी ऑफ स्क्रीन। सैमसंग आपको कोरिया से स्क्रीन बना के देगा, तो आपको सिर्फ असेंबल करनी है। स्क्रीन सारी सैमसंग की आती है। एप्पल भी सैमसंग की स्क्रीन यूज कर रहा है। आपको बता, दुनिया में सबसे बड़ी स्क्रीन बनाने वाली कंपनी सैमसंग है। सैमसंग इज सेलिंग स्क्रीन टू आईफोन एज वेल। आईफोन अपनी स्क्रीन नहीं बनाता है, सैमसंग आईफोन को स्क्रीन बना के दे रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी सैमसंग के पास है स्क्रीन बनाने की, वो आईफोन के पास नहीं है, एप्पल वालों के पास नहीं है, तो एप्पल वाले सैमसंग से स्क्रीन खरीदते हैं।
So important thing is everybody is coming from abroad and that's why it is very important for government to impose high custom duties. और अगर इसका रिबेट दे दिया तो सब बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसलिए कभी भी कस्टम ड्यूटी की रिबेट नहीं मिलती और कस्टम ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट बनता है, तभी तो सामान महंगा होता है. आज इंपोर्टेड कार महंगी क्यों है? क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर लगेगी कस्टम ड्यूटी, कस्टमर से ली जा रही है, मतलब उसे हम हमेशा कॉस्ट का पार्ट मानते हैं. बताओ ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सो राइट डाउन एन एग्जाम्पल. आज आपके होमवर्क के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. आप थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करके आइएगा और मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के उसकी प्राइस निकाल के देंगे मुझे. लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल 1. मटेरियल्स लगे हैं 10,000 के, वेजेस लगी है 6,000 रुपए की, फैक्ट्री का रेंट लगा है 4,000 रुपए का, मार्केटिंग कॉस्ट है 4,500, आपने रॉयल्टीज पे करी है 2,500 रुपए की, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं 1,000 रुपए के, आपको पेनल्टी पे की है आपने किसी एक्टिविटी के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए 500 रुपए की, आपने इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पे किया है 2,000 रुपए का, और जीएसटी पे किया है @18%, ब्रैकेट में लिखना आईटीसी अवेलेबल, और आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करी है रॉ मटेरियल को लाने के लिए 1,500 रुपए की. प्रॉफिट मार्जिन्स हैं 25% ऑन सेल्स. यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच शुड बी दी सेल्स. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. उस टोटल कॉस्ट में आपको यह देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें कॉस्ट में जुड़ती है, क्या क्या चीजें नहीं जुड़ती है. मैंने पूरा जूम आउट कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे. फिगर्स चेक कर लीजिएगा. मटेरियल 10,000 है, वेजेस 6,000 है, फैक्ट्री का रेंट 4,000 है, मार्केटिंग कॉस्ट 4,500 है. ये भूकंप क्यों आ रहा है? आपको भी लग रहा है स्क्रीन हिल रही है? हाँ, अब रुक गई. ये रुक गई, सही में रुक गई. हाँ, भूकंप था थोड़ा सा. ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए और ये सारे फिगर्स मैच कर लीजिए. फाइनली ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल्स निकालनी रहेगी. टोटल कॉस्ट में ध्यान रखना क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या नहीं जोड़ना है, क्या क्या चीजें कस्टमर से लेनी वही सेल में जाना चाहिए, जो चीजें कस्टमर से नहीं लेनी है वो सेल्स में नहीं जाएगा. एंड प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स गाइस. सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट फॉर बेसिक कैलकुलेशन की, आपको इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन सारे के सारे मिल जाए. क्या क्या चीजें हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें हमारी कॉस्ट से एक्सक्लूड होती है. हम बाकी डिस्कशन कल करेंगे और कल हम आगे डिस्कशन करेंगे अब अगले पॉइंट पे. ये पॉइंट क्या होने वाला है सर? ये वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाला कैलकुलेशन समझना है हमको. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा कैलकुलेशन हम कल समझेंगे. तो कल इसको आगे डिस्कशन करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और सारी बातें कल से हम लोग और कंटिन्यू करेंगे. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. आज यहीं पे डिस्कशन को करते हैं हम खत्म. थैंक यू गाइस.